हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के टॉपिक पर हैं। तो अपने 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के जो हमारी स्टडी है हिंदी मीडियम के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम चैप्टर 3 या यूनिट 3 व्यावसायिक पर्यावरण इस टॉपिक को करते हैं। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, लेक्चरर कॉमर्स हूँ मैं, और मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। और इसी अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट हम बिजनेस स्टडी, जिसको मैंने दोनों लैंग्वेज में सारे लेक्चर लगभग मेरे हिंदी मीडियम में भी 5-6 दिन में पूरे हो जाएंगे और इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ इंग्लिश कंटेंट के साथ मैंने उसको आपको डिलीवर किया है। और अकाउंटेंसी में भी मैं एडमिशन पर हूँ, अभी एडमिशन तक की वीडियो बन चुकी है, एनपी और एडमिशन तक पार्टनरशिप, और जल्दी ही मैं पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे सो दैट हम अपने 95% चाहता हूँ कि मैं आप लोग लेके आए तो उस टारगेट को हम अचीव कर पाए। तो शुरू करते हैं अभी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो व्यावसायिक पर्यावरण है। जैसे आप नाम से ही समझ गए हैं कि हम जो अब की बार स्टडी करेंगे वो करेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण आप जानते हैं, पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है। तो इसमें दो होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो अभी जो हम बात करेंगे व्यावसायिक पर्यावरण की, वो उसकी बात करेंगे जो बाह्य है, जिस पर हमारा डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए उसको पढ़ना और उसको समझना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं। क्या होता है फिर व्यावसायिक पर्यावरण? सबसे पहले अगर हम ये समझे तो व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय यह है कि वो सभी व्यक्ति, संस्थान, अन्य शक्तियां जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, बाकी भी लोग हैं, वो सब मिलकर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। बाहरी लोग, ये हमारी कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते, क्योंकि होते तो हम उसको इजीली कंट्रोल कर लेते। ये सब वही है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर सप्लायर है जो मुझे माल दे रहा है, कस्टमर है जो मेरा माल खरीद रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं जो संस्थान के अंदर आएंगे, और अन्य शक्तियां में गवर्नमेंट और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें आती हैं। तो ये सब जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, ये कैसे हमारे परिचालन को, हमारे बिजनेस को चलाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं, वो व्यावसायिक पर्यावरण को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर अगर इसके आयाम देखें तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और अन्य शक्तियां होती हैं जो व्यवसाय से अलग हैं, पर जिनका व्यवसाय पर प्रभाव होता है, और ये ही हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के भाग होते हैं। आशा करता हूं अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो उपभोक्ता हैं, प्रतियोगी कंपनी है, सरकार है, उपभोक्ता का कोई समूह है, प्रतियोगी है, हमारा कॉम्पिटिटर है, न्यायालय है, मीडिया है, और अन्य कोई भी संस्थान जो व्यावसायिक इकाई से बाहर कार्यरत है पर पर्यावरण का घटक है, क्योंकि वो हमारे व्यवसाय को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये टॉपिक जो है ये उसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना, इसमें क्या खासियत है। विशेषताएं यही होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि सारी बाह्य शक्तियां हैं जो व्यवसाय के कंट्रोल से बाहर है। तो बाह्य शक्तियों की समग्रता है, सब मिलकर हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं अलग अलग सेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि जितनी भी बाह्य शक्तियां हैं उन सब मिलकर जो इफेक्ट होता है उसको हम व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। दो प्रकार की शक्तियां मिलेंगी आपको, एक विशिष्ट होती हैं और एक साधारण होती हैं। तो विशिष्ट शक्तियां तो मैंने लिख रखी हैं आपके सामने। उसमें निवेशक होता है जिसने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है, ग्राहक होता है जो मेरा माल खरीद रहा है, प्रतियोगी फर्म होती है जो मेरे साथ कंपटीशन कर रही है, और आपूर्तिकर्ता होता है जो मुझे सामान सप्लाई करता है। तो इनको विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका इम्पैक्ट सिर्फ डायरेक्ट मेरी कंपनी पर होता है, तो ये इसलिए विशिष्ट कहे गए हैं। और जो ये साधारण शक्तियां हैं, साधारण शक्तियां वो होंगी जो पूरी इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्री का मतलब पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक इकाइयां जितनी हैं उन पर, या कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमिक पर असर डालती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा,
तो ये जीएसटी सिर्फ मेरी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये पूरी इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हमारी इकोनॉमी है पूरी, ठीक है, अब उस पर इफेक्ट डालता है, तो इसको पूरी इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये साधारण शक्तियां कहलाई जाती हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और या पूरे क्या कहते हैं हमारी इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तो थी साधारण और विशिष्ट शक्तियां जो हमारे इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो इनका आंतरिक संबंध होता है, मतलब कि ये हमारे व्यवसाय से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जहां डायरेक्ट इनका लिंक होता है। तो इनका संबंध हमारे साथ है, चाहे वो निवेशक का कंपनी के साथ हो, चाहे ग्राहक का कंपनी के साथ हो, चाहे प्रतियोगी फर्म का कंपनी के साथ हो, और चाहे आपूर्तिकर्ता का हो। तो इनके हमारे इंटरलिंक होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया, कभी भी रुकती नहीं है, ये स्थिर नहीं होगी, हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट का मतलब कि परिवर्तन हमेशा चलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो, व्यवसाय में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो पर्यावरण है ये परिवर्तनशील है, ये कभी फिक्स नहीं मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना बताए हमारे सामने आ जाता है। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, सप्लायर के जो रेट हैं वो बढ़ा देता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, तो ये सब कभी भी हो सकते हैं हमसे बिना पूछे। इसलिए ये प्रक्रिया जो है गतिशील है, हमेशा चलती रहती है। अनिश्चित है, पता नहीं है, अभी जो मैं बोल रहा था किसी भी समय, तो वो समय निश्चित नहीं है, तो आप उसको प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहले से नहीं सोच सकते। ठीक है, आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अनिश्चित है, निश्चितता कुछ नहीं है, होएगा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जटिल है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि जो इतने सारे बाहरी फैक्टर्स हैं, बाहरी शक्तियां हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं मेरे व्यवसाय पर, तो उतने सबको एक साथ समझना बिजनेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जटिल होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग में चेंज भी करना होता है, तो वो चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट जो है मैटर होता है। तो आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो विशेषताएं में आपको गुण भी मिलते हैं, मतलब कि एडवांटेज भी मिलती हैं और डिसएडवांटेज भी मिलती हैं। इसमें दोनों मिलेंगे आपको, दोनों प्रकार के जो गुण होते हैं और अवगुण होते हैं वो विशेषताओं में मिलते हैं। तो ये जटिलता एक तरीके से अवगुण है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो तुलनात्मकता है, तुलना की जाती है। ठीक है, तो तुलना के बेस पर ही सारा काम चलता है। तो पर्यावरण किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में मेरी कंपनी पर इफेक्ट डालेगा उसकी तुलना कर उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना होता है। तो तुलनात्मकता ये है कि कंपैरेटिविटी होती है। ये थी विशेषताएं। अब विशेषताओं से अगले टॉपिक पर चलते हैं, तो वो है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से लगभग हर साल 3 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से महत्व के ऊपर जरूर आता है। तो ये महत्व को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट जो महत्व का है वो ये है कि संभावनाओं, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर नहीं है, ठीक है, जटिल है, ठीक, बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ी जो हमें डराती हैं थोड़ा सा, पर उसके साथ ही आप ये भी हमेशा याद रखिए कि जहां पर डर होता है या जहां पर परेशानियां होती हैं वहां अपॉर्चुनिटी भी होती है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने अभी आपके जो कोरोना काल में कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो देखो, डर है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलें तो वो कहीं ना कहीं हमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है अगर हम उसको ढंग से अप्लाई करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंडीशन हो किसी भी टाइप की, वो संभावनाएं भी लेके आती हैं, अवसर भी मेरे लिए लेकर आती हैं। हमें सिर्फ उसको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग पहल करनी है, शुरुआत करनी है। ठीक है, तो कोई भी व्यावसायिक पर्यावरण जब हम समझ लेते हैं तो हम उस अवसर को पहचान कर पहल कर उसका लाभ कमा सकते हैं। तो एग्जाम्पल जो जनरली दिया जाता है, जो हमें याद है, वो यही है कि जब कभी मारुति सुजुकी ने देश के अंदर प्रोडक्शन शुरू करने की बात सोची, तो मारुति सुजुकी जब
प्रोडक्शन यहाँ करेगी तो कारों का प्रोडक्शन यहाँ होगा, कार बनेगी तो उस पर पेंट भी होगा। तो नेरोलैक एक ऐसी कंपनी थी जिसने ये अपॉर्चुनिटी समझी। कंपनी है, आप जानते हो, पेंट बनाती है, तो इसने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, जबकि इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट इसने अपॉर्चुनिटी समझी कि अगर प्लांट यहां लगेगा तो पेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो इसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसी समय उत्पादन बढ़ा दिया, इस अंदेशे में कि जब जरूरत पड़े तो हम वो सप्लाई उनको टाइमली कर सकें। तो जब मारुति सुजुकी ने कोटेशन दी और टाइम बताया तो उसके हिसाब से इनके पास माल तैयार था, तो इन्होंने इजीली उसको दे दिया और इन्होंने उस एक बहुत बड़े मार्जिन को अपनी तरफ खींच लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने उस संभावना को समझा और उस अवसर को पहचाना, पहल करी और पहल करने से इसको लाभ मिला। तो आप किसी भी कंडीशंस में आप सिचुएशन को पहचान कर पहल कर कर, क्योंकि पहल करोगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, पर उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो व्यावसायिक पर्यावरण को अगर हम समझ जाएं, उसके अवसर को पहचान ले, तो हम उस अवसर का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके एक अपोजिट भी होता है, सिर्फ हमेशा व्यावसायिक पर्यावरण आपको ऐसे अवसर नहीं देगा जहां सिर्फ आप लाभ कमा पाओ, आपको खतरे भी बताएगा। व्यावसायिक जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो खतरे को पहचानने में भी आपकी मदद करता है और समय पर उसको चेतावनी को मानकर समझकर रिएक्ट करने को भी आपको कहता है। तो इस काम में भी व्यावसायिक पर्यावरण हमारी मदद करता है। तो जिसने ये नहीं पहचाना, अभी मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नोकिया, आप जानते हो, बहुत ही लीडिंग कंपनी थी एंड्रॉइड वर्जन आने से पहले। जब तक एंड्रॉइड जो फोन हैं जिनको हम आज के समय में यूज करते हैं, जब तक ये वर्जन नहीं आया तो नोकिया सबसे लीडिंग कंपनी थी, सबसे ज्यादा फोन इसी के बिक रहे थे, चाहे छोटे वाले हो, बड़े वाले हो, किसी भी टाइप के फोन हो, सबसे ज्यादा जो सेल थी या मार्केट शेयर था वो किसका था, नोकिया का। नोकिया ने उस समय रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम एंड्रॉइड को नहीं लेंगे, इन्होंने कहा हम नहीं चलेंगे, हम विंडो फोन पे चलेंगे। आपको पता है कि विंडो फोन थे नोकिया के। सिर्फ एक ये डिसीजन गलत लेने पे उसने चेतावनी नहीं पहचानी, खतरा नहीं पहचाना कि कस्टमर की क्या चाह है। कस्टमर चाहता है यूजर फ्रेंडली, तो आप इन दोनों में अगर देखोगे तो यूजर फ्रेंडली एंड्रॉइड है, ना कि विंडो। तो नोकिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, गूगल के साथ वो करार नहीं किया और विंडो फोन अपने बनाए। अल्टीमेटली इसने अपना मार्केट शेयर खो दिया और आज के समय पर अगर आप देखो तो ये खुद एंड्रॉइड फोन बना रही है। आना इसको वहीं पर पड़ा, पर अपने मार्केट शेयर को खोकर। तो चेतावनी मिली थी, खतरा सामने आया था, पर इसने खतरे को नहीं पहचाना और उसका खामियाजा इसको अपना शेयर खोकर भुगतना पड़ा। तो इसलिए खतरे भी आपके सामने आते हैं, अलर्ट भी आपके सामने आते हैं, उनको आपको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट ये है जो व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है कि उपयोगी संसाधनों का दोहन। तो जो भी हमारे संसाधन हैं जिनको हमें यूज करना है, हम उनका सही यूज कर पाए, सही काम में उनको लगा सके और बेनिफिट कमा पाए। दोहन का मतलब यहाँ यूज ही करना है, तो संसाधनों का हमें सर्वोत्तम उपयोग करना है, उनको इस तरीके से यूज करना है कि उनका मिस यूज ना हो। तो अगर हम पर्यावरण को समझ पाएंगे तो हम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। तो यह है उपयोगी संसाधनों का दोहन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तो जो भी आपने पढ़ा ही है कि व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। तो जो ये परिवर्तन आ रहे हैं, बार बार अप्स एंड डाउन आ रहे हैं बिजनेस में, तो इनको आपको सामना करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग में इनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, एक पर्टिकुलर रेट आपके सामने रखती है, तो आपको उसको अपने बिजनेस में अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर कहता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ प्रोडक्ट में, आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और मार्केट में उसको डिलीवर करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव फर्म जैसे जियो आई, तो उसने ऐसे ऑप्शन दे दिए कि लोग पहले 1 जीबी डाटा के लिए, और वो भी 1 जीबी पूरे मंथ, 250 रुपए खर्च कर रहे थे 1 महीने के लिए। जियो के आने के बाद आपने देखा है कि कंडीशन आज की डेट पर क्या है, कॉलिंग फ्री हो गई है, ठीक है, डाटा आपको पर डे मिल रहा है और प्लान कितने के हैं, मैक्सिमम 200, अगर आप ज्यादा ही करो तो, वैसे 149 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कॉम्पिटिटिव फर्म ने एक
पासा फेंका, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अब अगर मुझे कस्टमर अपनी तरफ रोके रखने हैं तो मुझे उसको उस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो परिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तन हो सकते हैं, उन परिवर्तन के अकॉर्डिंग मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक, तो कभी भी प्लानिंग करनी है तो आपको उस समय इन जो व्यावसायिक पर्यावरण है, जो भी हमारे उस बाह्य लोग हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और अपनी जो भी पॉलिसी है उसको बनाने के समय उन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन होते रहते हैं या एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें हो लगता है कि ये हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि निष्पादन में सुधार। निष्पादन का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। तो अगर आप व्यावसायिक पर्यावरण को समझकर संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार पाओगे। तो ये हमारी परफॉर्मेंस को सुधारने में भी हमारी मदद करता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व था। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जहां पर हमारे सामने व्यावसायिक पर्यावरण के घटक आएंगे कि क्या क्या है, आयाम क्या है, ठीक है। तो वो क्या क्या है वो जरूरी है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका 3 to 5 मार्क्स में बहुत बार आ चुका है, इसकी रिपीटिशन के चांसेस भी रहते हैं। तो आप देखोगे तो व्यावसायिक पर्यावरण का जो पहला घटक है वो आर्थिक पर्यावरण है, दूसरा घटक सामाजिक पर्यावरण है, तीसरा घटक तकनीकी पर्यावरण है, चौथा घटक राजनीतिक पर्यावरण है और पांचवा और लास्ट जो है वो कानूनी पर्यावरण है। तो ये 5 घटक हम इस टॉपिक में अभी आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और कानूनी पर्यावरण। तो 5 प्रकार के घटक होते हैं, आयाम होते हैं। इन सबको आपको याद रखना है कि ये सब घटक किसके हैं, व्यावसायिक पर्यावरण के। अब एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण को देखते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण के कुछ पहलू जो हमें ये समझाएं कि आर्थिक पर्यावरण होता क्या है, वो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। तो अगर ये पहलू आपने समझ लिए तो आप लगभग आर्थिक पर्यावरण समझ गए। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा, कि कितना परसेंट शेयर निजी क्षेत्र का है, कितना परसेंट सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो उनमें तुलना करना और वो अर्थव्यवस्था किस तरीके से हमारे सामने है वो आर्थिक पहलू है या आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अगर हम वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी निकालते हैं या जीएनपी निकालते हैं, राष्ट्रीय सकल उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, तो उसमें क्या वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हो रही है। तो अगर इन दर को हम ढूंढेंगे और क्वेश्चन में अगर इस तरीके के वर्ड आए हैं, दैट्स मींस हम आर्थिक पर्यावरण के अंदर हैं। बचत की दर क्या है, निवेश की दर क्या है, कितना सेविंग हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये भी आर्थिक पर्यावरण का ही पहलू है। विभिन्न वतों में आयात निर्यात की मात्रा, अगर आप टेस्ट कर रहे हो या वो क्वेश्चन में ये लिखा आया है, दैट्स मींस हम कहां पर हैं, आर्थिक पर्यावरण के अंदर। भुगतान सेंस, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, विदेशी मुद्रा संचय, फॉरेन करेंसी को जोड़ना, अगर उसमें जो भी परिवर्तन दिखाए गए हैं क्वेश्चन में या बताए गए हैं तो वो आर्थिक पर्यावरण का पार्ट है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन का रुझान क्या है, वो भी आर्थिक का ही एक पार्ट है। परिवहन और संप्रेषण सुविधा का विस्तार अगर हम करते हैं तो वो भी आर्थिक कहलाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई, मनी सप्लाई अगर मार्केट में हो रही है तो वो भी आर्थिक पहलू ही है। ऋण देना, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, वो क्या कहलाता है, आर्थिक पर्यावरण का पहलू कहलाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित आय व्यय, नियोजित का मतलब प्लान होता है। तो प्लान जितने खर्चे हैं जिनको हमने पहले से सोच रखा है, तो उन प्लान एक्सपेंडिचर की बात अगर कोई करता है तो दैट्स मींस हम कहां पर हैं, आर्थिक पहलू के अंदर हैं। ये आर्थिक पहलू था। अब सामाजिक पहलू की बात कर लेते हैं। सामाजिक का मतलब जो समाज से संबंधित है। व्यवसाय बहुत तरीके से समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के लोग सामान खरीद रहे हैं, समाज के लोग ही सप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है, समाज में ही लोग रहते हैं, समाज के में ही प्रदूषण को हमें कम करना है, समाज के लोगों को ही रोजगार देना है। तो ये सब पहलू सामाजिक पर्यावरण के पहलू कहलाते हैं।
तो क्या है, सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक शक्तियां सम्मिलित होती हैं, जैसे रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसाय से समाज की क्या अपेक्षाएं हैं। अगर इस तरीके की बात अगर लिखी जाती है, दैट्स मीन्स हम सामाजिक पर्यावरण के पहलू की बात कर रहे हैं। नव प्रवर्तन, कुछ भी नया सोचना, नया उत्पाद बनाना। तो अगर हम कुछ बनाए नया इनोवेटिव, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक पर्यावरण का पार्ट कहलाएगा। हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहे हैं तो वो भी सामाजिक पर्यावरण का पार्ट है। पेशागत बंटवारा अगर हो रहा है, उपभोक्ता आंदोलन अगर हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी अगर वर्ड आपको मिले क्वेश्चन में, दैट्स मीन्स आप सामाजिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जीवन गुणवत्ता से सरोकार, अगर आप क्वालिटी ऑफ लिविंग को सुधारने की बात कर रहे हो, दैट्स मीन्स आप सामाजिक पर्यावरण में हो। जीवन में आकांक्षाएं क्या हैं, कि क्या आप चाहते हो अपने जीवन से, जीवन में श्रम शक्ति से क्या अपेक्षाएं हैं, जो रोजगार जिनको आपने दे रखा है अब उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, वो भी सामाजिक पर्यावरण का ही पहलू है। श्रम शक्तियों में महिलाओं की भागीदारी जो आजकल बढ़ रही है, ठीक है, लेडीज सब ज्यादा काम कर रही हैं, तो ये भी एक सामाजिक पर्यावरण का पहलू था जो व्यवसाय को प्रभावित करता है। महिलाएं बढ़ रही हैं अब, जन्म दर, मृत्यु दर, इससे आपके प्रोडक्ट, इनकम जनरेशन, सब पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसको, वो भी एक सामाजिक पहलू है, क्योंकि ये जन्म दर, मृत्यु दर किससे संबंधित है, समाज से। तो जो व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा, समाज का। जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो भी। शैक्षणिक पद्धति और साक्षरता दर क्या है, क्योंकि जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उनको किसी भी प्रोडक्ट को समझाना, डिलीवर करना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जैसा उनका लेवल है उस हिसाब से हम अपने बिजनेस पर इम्पैक्ट हम पड़ता ही पड़ता है उन लोगों का। उपभोग की आदतें, लोग कैसे कंज्यूम करते हैं चीजों को, ठीक है। तो आप देखते हो कि आज के समय में छोटे छोटे पाउचेस में चल रहे हैं, हर प्रोडक्ट जो है वो छोटे छोटे पाउच में आ गया है, 1 रुपए के पाउच, 2 रुपए के पाउच, ठीक। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे यहाँ 70% जो है पुअर पीपल है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो पुअर है। तो वो डेली कमाते हैं, डेली खर्च करते हैं। तो उनको एकदम से अगर कोई शैम्पू की बोतल खरीदनी है और वो 130 रुपए की है तो वो नहीं खर्च कर सकते, पर उनकी इच्छा है कि वो शैम्पू को यूज करें। इसलिए कंपनी ने क्या किया, शैम्पू के पाउच निकाल दिए। आप हर कंपनी के पाउचेस देख सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। तो ये क्या है, उपभोग की आदतें कैसी हैं लोगों की, उस हिसाब से चेंज हमें करना पड़ता है। ये सब सामाजिक पर्यावरण का पार्ट है। परिवार की संरचना कैसी है, किस तरीके से परिवार में क्या रीति रिवाज फॉलो होते हैं, किस तरीके से वो जीते हैं, क्या उनके आपसी संबंध है, तो वो सब भी हमारे व्यवसाय को कहीं ना कहीं प्रभावित करते ही करते हैं। आजकल आप देखते हो फास्ट फूड का जमाना ज्यादा बढ़ गया है, तो आप देखोगे कि उन बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट है परिवार की संरचना का, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हैं जो सामाजिक पर्यावरण के इम्पैक्ट कहलाते हैं। थर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड सामाजिक पर्यावरण का एक जो एनसीईआरटी में, ये बाय द कर्टसी ऑफ एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे लिया है। मेरा लगभग सारा कंटेंट ही मैं एनसीईआरटी के थ्रू ही एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि पेपर सेट जो भी मतलब कि हमारी पूरी जो टीचिंग है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं उसी को बेस बनाता हूँ। तो उसी से एक पिक ली गई है जो ये बता रहा है कि सामाजिक पर्यावरण में क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस किस चीज पर। अगर लेडी वर्किंग होने लगे, महिलाएं काम करने लगे, तो देखो किन किन बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फैशन उद्योग में जो फॉर्मल वियर ड्रेस हैं लेडीज की, उसकी डिमांड बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जितने भी हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे और कोई डिवाइसेस हो, इन डिवाइसेस के सबके प्राइस बढ़ गए, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, क्योंकि अब मेल नहीं फीमेल भी इनको यूज करने शुरू कर दी। अब जब फीमेल जाएंगी तो वो सज धज कर जाती हैं, आपको पता ही है कि ये उनके लिए एक नेसेसरी है कि वो अपने आप को, मेल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, आज के समय में मेल भी करते हैं, पर फीमेल थोड़ा ज्यादा करती हैं। तो इन सब प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई, सिर्फ किस लिए, जब वुमेन्स वर्किंग हो गई। खान पान की आदतों में फास्ट फूड का चलन बढ़ा, क्योंकि जब ये वर्किंग होंगी तो इनकी जो फैमिली है वो क्या खाएंगी, रेडीमेड फूड खाएंगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि ये वर्किंग वुमेन क्या क्या करेगी।
तो इसीलिए इन चीजों का चलन भी इसीलिए ज्यादा बढ़ा क्योंकि पेरेंट्स आजकल मेल फीमेल दोनों वर्किंग होने लगे। तो ये इम्पैक्ट है सामाजिक, एक महिला जो काम करने लग जाए तो सामाजिक पार्ट का एक वो हिस्सा थी, तो देखो कितने बिजनेस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो तकनीकी पर्यावरण आता है या प्रौद्योगिकीय पर्यावरण आता है, टेक्नोलॉजिकल कहते हैं इसको। तो तकनीकी पर्यावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी वो सारी शक्तियां सम्मिलित होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके, व्यवसाय परिचालन की नई पद्धतियां और तकनीक उपलब्ध कराती है। मतलब कुछ भी नया, देखो आप मोबाइल फोन नहीं थे पहले, लैंडलाइन फोन थे, तो तकनीक इंप्रूव हुई, मोबाइल फोन आए। आजकल मोबाइल फोन किस टाइप के आ गए हैं आपको पता है, पूरा लैपटॉप हमारा एक मोबाइल फोन है। आप स्कूल में जाकर देखोगे तो ब्लैक बोर्ड चेंज हो चुके हैं, स्मार्ट बोर्ड की तरफ दुनिया जा रही है। तो ये वो उसी तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा है। जब वो टेक्नोलॉजी हमारे व्यवसाय में ऐसा परिवर्तन करे कि हम नए तरीके से वस्तु को ग्राहक के सामने पेश कर पाए, तो ग्राहक जो चाहता है ऑब्वियसली है, जो भी चीज बनेगी वो किस लिए बनेगी, क्योंकि ग्राहक ऐसा चाहता है, हम सुविधाएं चाहते हैं। तो जितनी हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे वो हमारे व्यवसाय में उतना ही हमें बेनिफिट पहुंचाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमें चलना पड़ता है। जो टेक्निक अब 4G देखो, 2G भी था, 3G भी था, 4G चल रहा है, 5G स्टार्ट हो चुका है। तो अब कंपनी कोई ये तो नहीं है कि कोई कंपनी 3G पर ही रुकी रहे, उसको 5G पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें उस तकनीक के साथ चलना पड़ता है जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का विक्रय अब बढ़ चुका है, आप देखते हो। तो ये एग्जांपल है इस तकनीकी पर्यावरण का। ऑनलाइन माध्यम से रेलवे, बस, प्लेन टिकट हम बुक कर रहे हैं, तो ये भी एक तकनीकी पर्यावरण का ही पार्ट है। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। आज के समय में जो मैं कर रहा हूँ वो ऑनलाइन शिक्षा है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का यूज है जिसके थ्रू मैं आप तक जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है राजनीतिक पर्यावरण, जो ऑब्वियसली है किससे प्रभावित है, हमारे पॉलिटिकल कंडीशन से। तो आपको पता ही है इस समय किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड है। ठीक है, तो बीजेपी से शासित सरकार चल रही है, तो उसके हिसाब से ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहले अगर कांग्रेस लेड थी तो आपको पता है कि वो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके बेस पर चलता है। तो राजनीतिक पर्यावरण क्या होता है, राजनीतिक पर्यावरण देश में सामान्य स्थिरता, शांति और चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसे राजनीतिक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। तो देखो, जब इन दोनों की सरकार से पहले अगर आप कुछ टाइम देखो तो अस्थिर था, सरकार किसी को भी बहुमत नहीं मिलता था, सरकार बनती नहीं थी, कुछ दिन कोई रहती थी, कुछ दिन कोई रहते थे। तो उस समय जो है बिजनेस करना और भी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि जितनी फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होगी उतनी फ्रिक्वेंटली उनके सोचने का तरीका भी चेंज होगा, तो उनकी पॉलिसी रिगार्डिंग बिजनेस भी चेंज होगी। तो नीतियां बदलती हैं, नीतियों की वजह से लोगों को व्यवसाय चलाने में अपनी जो नियोजन उन्होंने कर रखा है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सब ये चाहते हैं, सब प्रकार के, चाहे सामान्य जनता हो चाहे व्यवसायी हो, सब चाहते हैं कि स्थिरता हो, शांति बनी रहे। चीनी सरकार पूरे 5 साल चले, तो हमें पता है कि 5 साल उस पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण क्या है और वो किस प्रकार के डिसीजन ले, उसके बारे में हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, पर जब अस्थिरता होती है तो ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब देखो राजनीतिक पर्यावरण के क्या पहलू हैं, अगर किस तरह के शब्द आपको मिले तो आप पहचान पाओगे। वस्तु और सेवाओं की सभी निर्यातों पर सेवा कर की समाप्ति, एक एग्जांपल। ठीक है, देश का संविधान, वो पॉलिटिकल एग्जांपल है। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली क्या है, वो राजनीतिक पर्यावरण का पार्ट है। व्यावसायिक और आर्थिक समस्याओं के राजनीतिकरण की मात्रा, कितना पॉलिटिकली इम्पैक्ट है इन पर, व्यवसाय पर और आर्थिक समस्याओं पर। राजनीतिक दलों पर हावी विचारधारा और मूल्य। ठीक है, कौन किस पर हावी है, किस तरीके से लोग सोचते हैं, बीजेपी बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, तो कौन सी विचारधारा उस पर हावी है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन होते हैं।
तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति कैसी है, जैसे इस समय बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका अपना नेतृत्व करने का एक तरीका है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सब लोगों पर, बिजनेस पर भी पड़ता है। राजनीतिज्ञों का व्यक्तित्व क्या है, तो आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है सबका, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। राजनीतिक नैतिकता का स्तर क्या है, ठीक है, कहां तक वो किस तरीके से, मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। राजनीतिक संस्थाएं जैसे सरकार और संबंधित एजेंसियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस दल की सरकार है उसकी अपनी विचारधारा क्या है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, वो इम्पैक्ट डालती है। आज के समय में डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराने वालों ने नहीं किया, करा सबने, पर कौन किस विचारधारा के साथ है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, किसकी क्या प्रेफरेंसेस है उसका इफेक्ट पड़ता है। व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा क्या है, प्रकृति क्या, कितने आपके ऊपर बैरियर है। तो जब पहले लाइसेंस हर चीज के लिए लेना पड़ता था तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इतना ज्यादा हस्तक्षेप था। तो हस्तक्षेप जैसे कम होता चला जाएगा, ये इंडिपेंडेंटली व्यवसाय काम करना शुरू कर देंगे। हमारे देश में अन्य देशों के संबंध कैसे हैं, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप देखते होंगे ज्यादातर बाहर से ही आ रही है, तो जितने अच्छे हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध होंगे उतना ही हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव बिजनेस हाउसेस को तैयार कर पाएंगे। तो ये राजनीतिक पर्यावरण का पार्ट था। पर जब राजनीतिक पर्यावरण संसद से पास हो जाए, तो जो विचारधारा एक राजनीतिक पार्टी की है, अब चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार से बाहर हो, पर जब संसद किसी को या कोर्ट किसी चीज को एक कानून का रूप दे दे, तो फिर वो राजनीतिक विचारधारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, विधिक पर्यावरण में कन्वर्ट हो जाती है। तो विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक, सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश, न्यायालयों के फैसले, केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त विभिन्न जो कमीशन हैं, जितनी एजेंसी हैं, उनके जो भी डिसीजन हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है, तो वो फिर पार्टियों से संबंधित नहीं रह जाते, ठीक है, क्योंकि जब निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया, विधेयक पारित हो गया, तो उसने फिर विधिक रूप ले लिया। तो आप देख रहे हो कि पहले जो था राम जन्मभूमि जो मंदिर बनना है वो बन नहीं पा रहा था, रीजन क्या था कि उस पर कोई कानून नहीं आ पाया था, कानूनी लड़ाई थी। तो जब तक वो सिर्फ बीजेपी का एक क्या था, एजेंडा था, बट जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उस दिन वो विधिक पर्यावरण बन गया। अब वो बीजेपी का एक एजेंडा नहीं है। तो ऐसे कोई भी चीज जिस जो आप जाओ तो जीएसटी को ले लो, तो जीएसटी बहुत समय से लागू होना था हमारे देश में, नहीं हो पा रहा था। तो जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा था, जब तक वो कानून का रूप नहीं ले पाया था, तो जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा था, जिस दिन उसको संसद ने पारित कर दिया उस दिन वो विधिक बन गया, तो उस दिन फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं बताया जा सकता। तो बहुत सारे नियम अधिनियम बने हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट जिसको हम कहते हैं, अब 2013 है, पहले 1956 था। औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम जो 1951 में आया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और आयात और निर्यात अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम 1947। कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट। श्रम संघ अधिनियम 1926 जो श्रमिकों से संबंधित है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को देना है उससे रिलेटेड नियम है ये। औद्योगिक विवाद अगर होता है तो उससे संबंधित भी कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका एक पूरा टॉपिक है, लास्ट चैप्टर का, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो वो है। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन ही होता है, उसका भी 2002 का बना हुआ है, एक्ट है ये। संसद द्वारा और समय पर पारित संशोधित अन्य विधिक नियम, जो भी नियम लागू होते हैं किसी भी प्रकार के हों, तो वो सब जब नियम बन जाएगा, जिस पर डिसीजन हो जाएगा, जो विधेयक पारित हो जाएगा, आदेश बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, विधिक पर्यावरण का पार्ट कहलाएगा। उससे पहले तक वो राजनीतिक हो सकता है। तो ये विधिक पर्यावरण के अंदर है, जब डिसीजन हो जाए, नियम पास हो जाए, कानून बन जाए, तो वो विधिक पर्यावरण का पार्ट बन जाएगा अपने आप।
इसी के साथ व्यावसायिक पर्यावरण की जो वीडियो थी ये पूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने नियोजन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसको करेंगे। अभी के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ये जो टॉपिक है ये कम से कम 5 नंबर का तो है ही है। इससे ऊपर कितने का आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो हैं मिलकर 14, 15 या 16 नंबर के हैं, तो वो किसमें से कितना आएगा ये कहना भी मुश्किल है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक करना, कमेंट